आइए बच्चों, राजा, किसान और नगर पार्ट 2 के सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं। पिछले चैप्टर में यानी कि पिछले पार्ट में हमने 16 महाजनपदों के नाम जाने थे। अभी हम मैप में उनकी स्थिति समझेंगे। आपकी किताब में यह मैप दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ कंबोज है। यहाँ पर आपको भारत का मैप एकदम क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये उस समय के हिसाब से बनाया गया है। हम देख रहे हैं ये कंबोज है और ये भारत का जो हिस्सा है इसके बगल में आपको पता है पाकिस्तान है इस समय। ये देखेंगे तो पाकिस्तान का ये उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान है, ये उत्तर पश्चिमी भाग है। उत्तर यानी कि ऊपर की ओर जो हिस्सा होता है उसे उत्तर कहते हैं और बाईं ओर जो होता है वो पश्चिम वाला हिस्सा, यानी कि पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसी तरह से ये गांधार है, ये आज के पेशावर में कहा जाएगा, पाकिस्तान का ही हिस्सा है ये भी। और ये तक्षशिला ये भी पाकिस्तान में ही है, जो इसकी गांधार की राजधानी थी उस समय। इसी तरह से आपने ये सारे के सारे नाम भी पढ़े थे, जिसमें से मगध देखिए, ये जो पार्ट है मगध का ये पटना में है इस समय, यानी कि बिहार में है। और इसके अलावा हमने अंग के बारे में पढ़ा था। अंग ये देखिए, ये पूर्वी हिस्सा है, ये पूरब में आता है, ये भी बिहार के हिस्से में आता है, भागलपुर वाले हिस्से में आता है। अभी वज्जी आप देख रहे हैं इसके पास में ही है, ये रहा वज्जी। ये जो वज्जी है ये बिहार में ही आता है, वैशाली इसकी राजधानी थी उस समय। और वज्जी के बाद आप देख सकते हैं काशी, ये देखिए काशी है, काशी लेकिन उत्तर प्रदेश में आता है। आज का वाराणसी काशी है उस समय का। अब देख सकते हैं हम कौशल इसके ऊपर ही है, तो आप समझ सकते हैं ये भी उत्तर प्रदेश में है। ये उस समय का श्रावस्ती है। अब है मल आप देख रहे हैं यहाँ पर है, और इसकी राजधानी कुशीनगर थी। देखिए ये मल है और ये है कुशीनगर, ये इसकी राजधानी थी उस समय। ये भी उत्तर प्रदेश में है आज भी। और वत्स आप देख रहे हैं यहाँ है, ये भी उत्तर प्रदेश में आता है। ये आज भी उत्तर प्रदेश में है। और कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। पांचाल आप देख सकते हैं, ये पांचाल है। और पांचाली आपने सुना होगा, द्रौपदी के लिए इस्तेमाल होता था क्योंकि वे पांचाल के राजा की बेटी थीं, तो उन्हें पांचाली कहा जाता था। तो ये वही क्षेत्र है पांचाल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश में ही आता है। और शूरसेन यहाँ पर ये रहा, और आप देख रहे हैं इसके पास में ही मथुरा है। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। और कुरु के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये भी महाभारत से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और कुरु भी आज के टाइम पर उत्तर प्रदेश में आता है और इंद्रप्रस्थ की राजधानी थी। महाभारत अगर आपने देखा होगा टीवी में, तो कुरु और इंद्रप्रस्थ, पांचाल ऐसे शब्दों को सुना होगा। अब आता है मत्स्य ये रहा, ये विराटनगर में था और ये आज का राजस्थान है। इसी तरह से चेदी देखिए, ये नीचे है थोड़ा। और ये उत्तर प्रदेश, ये आज का बुंदेलखंड है, ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर आता है और इसकी राजधानी सोथिवती थी। इसके बाद अवंती बहुत ही प्रसिद्ध इलाका था, वो महाजनपद था और इसकी राजधानी उज्जैन या उज्जैनी थी। अब इसके अलावा हम देखेंगे नीचे अश्मक है, देखिए ये बेचारा इकलौता ऐसा क्षेत्र है जो दक्षिण में आता था, तो ये थोड़ा दक्षिणी क्षेत्र में है। और ये हमारे आंध्र प्रदेश में आता है, आज का आंध्र प्रदेश है ये। तो इस तरह से हमने ये मैप देखा जो कि हमारी बुक में दिया हुआ है, और 16 के 16 महाजनपद इसमें दिखाए गए हैं। आइए अब हम देखते हैं भारत के मैप में आप इसे कैसे पहचानेंगे। यह मानचित्र वह है जो आपकी सपोर्ट मटेरियल में दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्षेत्र दिखाए गए हैं, सारे नहीं दिखाए गए हैं क्योंकि आमतौर पर सारे आपके
एग्ज़ाम में पूछे भी नहीं जाते हैं। तो आप देख सकते हैं वज्जी इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर वज्जी है। इसके पास ही मगध है। ये देखिए बिहार का क्षेत्र है, ये आज का बिहार है ना। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वज्जी और मगध इसमें दिखाए गए हैं। ये राजगीर है जो कि इसकी राजधानी थी पहले मगध की। उसके अलावा यहाँ आप वाराणसी देख सकते हैं, और अवंती और उज्जैन। कुरु देखिए उत्तर प्रदेश में, ये देखिए मध्य प्रदेश में है अवंती और उज्जैन। अब आप पहचान सकते हैं ये कहाँ पर स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कुरु है, पांचाल है, कौशल और वाराणसी। ये 4 क्षेत्र इसमें से वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। और आप देखें यहाँ पे ये गांधार और तक्षशिला, ये दोनों पाकिस्तान में आ रहे हैं, बल्कि गांधार तो देखा जाए तो ये अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पाकिस्तान का क्षेत्र है और उसके बगल में ये अफ़गानिस्तान है। इस तरह से हम ज़रूरी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महाजनपद हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं। चलिए एक और मैप में समझ लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियर आपको इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है। गांधार एकदम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर है। तक्षशिला यहाँ पर है, और इसके अलावा आपको सब दिखाई देगा। देखिए जो अभी हमने पढ़े हम उन्हीं की बात करेंगे ज़्यादा। इसमें वो क्षेत्र भी हैं जिनके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा है वज्जी के बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में भी हमने पढ़ा है, ये मगध है और ये राजगीर, ये सभी बिहार में हैं। और वाराणसी, कौशल, पांचाल, कौशाम्बी, कुरु, मेरठ और मथुरा आप पहले से ही जानते हैं, ये क्षेत्र यूपी में आते हैं। और ये उज्जैनी और अवंती ये मध्य प्रदेश में आते हैं। ये सांची, गिरनार, सोपरा, सातवाहन, शिशुपालगढ़, चोल वगैरह, इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे। आइए हम थोड़ा सा और जानते हैं। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था मगध के बारे में कि मगध इतना शक्तिशाली राज्य कैसे बन गया, और ऐसा नहीं है। वहाँ पर हमने थोड़ा सा मौर्य साम्राज्य के बारे में भी जाना था, आगे और भी जानेंगे। तो सिर्फ मौर्य साम्राज्य ही नहीं हुआ, उससे पहले अन्य राज्य भी हुए थे, अन्य राजा भी हुए थे। उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम। एक वंश था हर्यक वंश, जो कि 544 से 413 तक जिसने शासन किया। इसकी राजधानी राजगृह थी, और यहाँ के जो प्रमुख राजा थे वो बिंबिसार और अजातशत्रु रहे थे। इसके बाद शैशुंग वंश आया था, और जिन्होंने 413 से 345 BCE या ईसा पूर्व एक ही होता है, बिफोर कॉमन एरा। इनकी राजधानी भी राजगीर थी पहले, फिर बाद में इन्होंने वैशाली में ले आए थे। इसके बाद यहाँ का जो प्रसिद्ध राजा रहा वो शिशुनाग रहा, और उसके बाद नंदवंश आया। नंदवंश के बाद ही मौर्य वंश आया था। इसका जो आखिरी राजा था वो था घनानंद। घनानंद जो था वो ऐसा माना जाता है कि वो लोकप्रिय राजा नहीं था, या फिर वह विद्वानों का सम्मान नहीं करता था। एक ऐसी ही कहानी है कि एक बार चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त शर्मा उनका नाम है, वो गए थे इनके दरबार में। वो काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे और प्राचार्य भी थे वो तक्षशिला में। तो जब वो उनके पास गए तो घनानंद ने उनका अपमान किया, जिससे वो नाराज़ हो गए। और जैसा कि सीरियल में दिखाया गया है कि उन्होंने अपने बाल खोल लिए थे, क्योंकि आपको पता हो कि जो पहले ब्राह्मण हुआ करते थे वह अपनी चोटी रखा करते थे, और उस चोटी को में गांठ बांध के रखा करते थे। उन्होंने वो गांठ खोल दी, और उसके बाद उन्होंने कसम खाई कि मैं जब तक इसे बर्बाद नहीं कर दूंगा या इसका राज्य नहीं छीन लूँगा तब तक मैं इस चोटी को नहीं बांधूंगा। फिर उन्होंने क्या किया, एक बार वो कहीं से गुजर रहे थे तो उन्होंने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा, और उन्होंने जब बच्चों को खेलते हुए देखा तो उनमें से एक बच्चा राजा बना हुआ था, और उन्होंने देखा कि वास्तव में उसके अंदर राजा के गुण हैं।
तो उन्होंने उनके पिता से उस बच्चे को मांग लिया कि मैं इसे शिक्षा देकर काबिल बनाऊंगा, और उनके माता पिता ने उन्हें दे दिया। मैं बहुत शॉर्ट में स्टोरी सुना रही हूँ आपको। उसके बाद क्या हुआ, घनानंद जब ये उस बच्चे को ले गए, जो चाणक्य थे उन्होंने उसे सारी शिक्षा दी, और उसके बाद उन्हें लड़ना और युद्ध करना सिखाया, राजनीति सिखाई। इसके बाद उन्होंने सेना तैयार की और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। उसके बाद घनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर बैठा। घनानंद की जो सिस्टर थी, है ना, उसका नाम था ध्रुवधा। उसके साथ घनानंद ने शादी कर ली, और उसके बाद ये जो चाणक्य थे वो उसको चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा थोड़ा जहर हर रोज़ देते थे। वो उनकी सुरक्षा के लिए था कि कभी कोई दुश्मन राज्य का व्यक्ति ने अगर जहर दे तो इनके ऊपर असर ना करे। तो इस तरह से उन्हें तैयार किया गया था। लेकिन एक बार जो ध्रुवधा थी यानी कि उनकी पत्नी थी, जब वो प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का भोजन ग्रहण कर लिया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगी। तो चाणक्य ने उस बच्चे की सुरक्षा के लिए उनका पेट चीर के उस बच्चे को बचा लिया, जिसका नाम बिंदुसार रखा गया। इसके बाद क्या हुआ, ये जो सिकंदर के सेनापति, सिकंदर की डेथ हो चुकी थी। सिकंदर को अलेक्जेंडर भी कहते थे, ये यूनान का था, वो वहाँ पर अलेक्जेंडर कहते थे, लेकिन यहाँ पर भारत में उनका नाम सिकंदर है। जो आपने सुना होगा, जो जीता वही सिकंदर, तो ये वही सिकंदर हैं। तो इनकी जो इनका कोई बच्चा नहीं था, इनका कोई वारिस नहीं था। इसकी वजह से जो इनका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर जो था, वो उसने अपनी बेटी की शादी हेलेना की सेनापति के साथ कर दी। ऐसा कहा जाता है कि ये हेलेना इसको पसंद करती थी, चंद्रगुप्त मौर्य को, तो उसके बाद इसकी शादी कर दी गई। और सेनापति ने क्या किया कि मेरी बेटी वहाँ पर ठीक है या नहीं, उसकी सुरक्षा के लिए या उसके देखभाल के लिए वहाँ से एक दूत उसके साथ भेज दिया, जिसका नाम मेगस्थनीज था। तो ये एक राजदूत था। इसने बाद में इंडिका लिखी। ये काफ़ी मतलब काम की रही हमारे लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में बहुत सारी जानकारी मेगस्थनीज की इंडिका से ही मिलती है। तो जो सिकंदर का सेनापति था, उसकी बेटी के साथ इसकी शादी हो गई, और उसके बाद मेगस्थनीज भी यहीं पर आकर रहने लगा, और उसने बहुत कुछ जानकारी अपनी इंडिका में लिखी है यहाँ के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 400 हाथी इसको सेल्यूकस को भेंट किए थे। अब ये क्यों भेंट किए होंगे, इनको ज़रूरत होगी। और आप समझ सकते हैं कि जो मगध था, मगध ऐसी जगह पर था जहाँ पर आसपास आसानी से हाथी मिल जाते हैं। तो इन्होंने इस तरह से उनको 400 हाथी दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से लेके 398 BCE 298 तक यहाँ पर यानी कि लगभग 24 साल राज किया। इसके बाद इनके बेटे ने 298 से लेके 272 BCE तक यानी कि लगभग 26 साल राज किया। इसके बाद जो अशोक थे उन्होंने यहाँ पर राज किया। आप देख रहे हैं थोड़ा गैप है बीच में। जो इनके जो भाई वगैरह थे उन्होंने थोड़ा बहुत राज्य संभाला होगा या कुछ किया होगा। एक्चुअली बिंदुसार अशोक को पसंद नहीं करते थे, वो नहीं चाहते थे कि ये राजा बने, तो इसकी वजह से दूसरे जो भी थोड़े बहुत टाइम के लिए राजा रहे होंगे उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अशोक जो हैं वो 268 से 232 BCE यानी कि ईसवी पूर्व तक रहे, और ये लगभग 36 साल। और इनके इसके बाद में 3 और राजा हुए, यानी इनका बेटा, बेटे का बेटा और ये परपोता। उसके बाद बृहद्रथ इस साम्राज्य के यानी कि मौर्य साम्राज्य के आखिरी राजा थे। बृहद्रथ जो थे इन्होंने मात्र 7 साल तक राज किया। इनके जो सेनापति थे वो शुंग वंश से थे, वह ब्राह्मण थे। उन्होंने बृहद्रथ की हत्या करके उस राज को
संभाल लिया, यानी कि खुद उसके सम्राट बन के बैठ गए, राजा बन गए। और उन्होंने क्या किया कि उस समय जो बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फैलने लगा था देश में, उन्होंने हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया और बल्कि उन्होंने ये कोशिश की कि किसी भी तरह से यहाँ से बौद्ध धर्म बिल्कुल मिट जाए, जिसके लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए। देखिए, राजा जो होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने कि जितने भी वो भिक्षु होते थे उनको मरवाना, और जहाँ पर वो मोनेस्ट्री वगैरह होती थी वहाँ पर किताबें वगैरह जो थी उनकी, उनको आग लगवा देना। तो इस तरह से भारत से बौद्ध धर्म लगभग ख़त्म हो गया था। लेकिन इस बीच में जितने भी चीन वगैरह से जो लोग यहाँ पर आए थे, शिक्षा ग्रहण करके गए थे, वहाँ पर जो किताबें वगैरह वो ले गए थे, उससे बाद में भारत में दोबारा से बौद्ध धर्म आया। तो ये जो थे पुष्यमित्र, इन्होंने यहाँ पर हिंदू धर्म को फैलाने का कार्य किया। अभिलेख मुझे याद नहीं आ रहा मैंने आपको पहले बताया है या नहीं, तो आप देख सकते हैं। अभिलेख जो होते हैं किसी सतह पर जो खोद कर संदेश लिखे जाते थे वो कहलाते थे। आमतौर पर ये आम लोगों की भाषा में होते थे, प्राकृत या पाली में, कभी कभी ये तमिल में और संस्कृत में भी मिले हैं। ओलिगार्की, ये थोड़ा सा अलग शब्द सुनने में लग रहा है, लेकिन ये नया आपके लिए नहीं है। ये हिंदी में हम बोलें तो ये समूह शासन कहलाता है, जहाँ पर सत्ता एक व्यक्ति के बजाय एक समूह के हाथ में हो, उसे हम कह सकते हैं ओलिगार्की। जैसा कि हमने रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, इसी तरह से यहाँ पर भी अभी हम गण और संघ के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि कुछ यहाँ पर ऐसे प्रांत थे, ऐसे महाजनपद थे जहाँ पर कि गण या संघों का राज्य था। वहाँ पर कई राजा होते थे, वो मिलकर वहाँ पर निर्णय लिया करते थे, तो उन्हें ओलिगार्की कहा जा सकता है। भाषाएं तथा लिपियाँ, जो अशोक के अधिकांश अभिलेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा में हैं और ब्राह्मी लिपि में। देखिए, भाषा वो होती है जो कि बोली जाती है, और लिपि का मतलब है लिखी जाती है। ये जो हम लिख रहे हैं, ये लिखने का जो तरीका है ये देवनागरी है। इसी तरह से ब्राह्मी लिपि थी। भाषा प्राकृत थी लेकिन लिपि ब्राह्मी थी। पश्चिमोत्तर से मिले, पश्चिमोत्तर समझ रहे हैं आप, ये है पश्चिम और ये है उत्तर, यानी कि इस साइड से पश्चिमोत्तर। पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरामेइक और यूनानी में हैं। हम जानते हैं कि उधर की साइड की भाषा अरामेइक थी और ये लोग यूनान से आए थे, इसलिए इनके यूनानी भाषा में भी मिले हैं। कुछ खरोष्ठी में भी लिखे गए थे। ये पश्चिमोत्तर में मैंने अभी आपको बताया था, आप जानते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र आते हैं। अब हम यहाँ पर एक आरंभिक साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, वो था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य बहुत लंबे समय तक नहीं चला, मात्र 150 साल तक चला, लेकिन बावजूद इसके ये बहुत ही प्रमुख है इतिहास को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, घनानंद को हराकर ये राजा बने। इनका बेटा बिंदुसार था और उनका बेटा अशोक। इन सब में सबसे प्रसिद्ध रहा था अशोक, और जिसने लास्ट में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। बहुत सारे राजा हुए थे मौर्य साम्राज्य में भी, कई बार प्रयास किए गए थे कलिंग की विजय प्राप्त करने के, लेकिन कलिंग के ऊपर ये लोग विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। लेकिन अशोक ने इसे जीत लिया था। अशोक ने इसे जीता, लेकिन इसके बाद इसने युद्ध करना छोड़ दिया, क्योंकि इसके बाद इसे एहसास हुआ कि युद्ध करना किसी के लिए भी लाभकारी नहीं होता। राजा अपनी महत्वाकांक्षा के लिए हज़ारों लाखों लोगों को मार देता है। तमाम सारे जो परिवार होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इस तरह की फीलिंग उनके मन में आई और इसलिए उन्होंने इसके बाद, चाहे कुछ क्षेत्र बाकी थे अभी वो जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने आगे
प्रण लिया कि मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा। और इतनी सारी लाशें जो उन्होंने देखी उस युद्ध के बाद, तो उन्हें बहुत ही दुख पहुँचा। तो इस तरह से जो अशोक थे उनका बहुत बड़ा क्षेत्र था। अब हम ये सभी मौर्य वंश के प्रमुख राजा रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था, इसके बाद भी 4 और रहे थे। बृहद्रथ इनका लास्ट था राजा, लेकिन वो इतने प्रसिद्ध नहीं रहे। इन्होंने ज़्यादा कार्य किया। इनके बारे में ही हम जानेंगे। तो मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और इसके स्रोत क्या है। देखिए, हर चैप्टर में स्रोत होते हैं। हमने 11th में भी पढ़ा था कि कोई भी चैप्टर हो उसमें एक प्रश्न स्रोत का ज़रूर बनता है। यानी कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका स्रोत क्या है, हमें कैसे पता चला। तो जो मौर्य वंश है उसकी जानकारी के कई स्रोत हैं। जो मूर्तियाँ मिली हैं, मूर्तियों से जानकारी मिलती है। समकालीन जो रचनाएं हैं, यानी कि जो कुछ भी लिखा गया है उस समय के बारे में, उसी समय जो लिखा गया था, उनमें से एक है मेगास्थनीज की इंडिका। मैंने आपको मेगास्थनीज के बारे में बताया कि वो एक राजदूत था जो कि जो सेल्यूकस था उसने भेजा था। कौटिल्य की अर्थशास्त्र ये थी जो इन्होंने लिखी थी, कौटिल्य ने, और इनको चाणक्य भी कहा जाता है। ये इनके चंद्रगुप्त के महामात्य थे। महामात्य ऐसे समझिए प्रधानमंत्री की तरह। जिस तरह से देश का प्रधानमंत्री होता है वो बड़े फैसले लेता है, और इसी तरह से सारे बड़े फैसलों में कौटिल्य शामिल होते थे। यानी कि इनके मर्जी से ही चंद्रगुप्त मौर्य डिसीजन लिया करते थे। तो जो कौटिल्य थे वो इनके गुरु भी थे। इन पुस्तकों के अलावा अभिलेख मिले हैं जो पत्थरों पर, स्तंभों पर या ताम्र पत्रों पर भी मिले हैं। ये अभिलेख अशोक के द्वारा लिखवाए गए हैं, उनसे भी काफ़ी जानकारी मिलती है। अभिलेखों के माध्यम से उन्होंने धर्म का प्रचार भी किया, क्योंकि बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, और फिर उन्होंने इस धम्म का प्रचार भी किया। धम्म एक्चुअली इतना, उसके जो उपदेश थे वो इतने आसान थे सिद्धांत, कि हर कोई उनका पालन कर सकता था और एक अच्छा इंसान साबित हो सकता था। तो इन्होंने जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो उसका प्रचार भी किया, और इसके लिए उन्होंने अपना बेटा और बेटी वो भी श्रीलंका भेजे थे इसका प्रचार करने के लिए। और आप जानते होंगे कि श्रीलंका, चीन, जापान और आसपास के जितने भी देश हैं दक्षिण भारत के, दक्षिण एशिया के, वहाँ पर बौद्ध धर्म आज तक कायम है। तो इन्होंने इसके लिए बड़े प्रयास किए, इन्होंने अभिलेख लिखवाए, उनमें धम्म के जो सिद्धांत थे उनको लिखवाया। उसमें था जैसे बड़ों के प्रति आदर। अब ये तो एक सामान्य बात है कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, यानी कि जो साधु होते हैं उनके प्रति उदार रहना चाहिए। और सेवक और दासों के साथ उदार व्यवहार होना चाहिए। यानी कि सेवक है तो उसके साथ किसी को भी कठोर नहीं होना चाहिए, उसे भी इंसान ही समझना चाहिए और इंसान की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, ना कि उसके साथ कोई कठोर व्यवहार किया जाए, उसे लगातार काम में लगाया जाए, वो बीमार हो तब भी काम करवाया जाए। इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। सामान्य इंसान की तरह सेवक और दासों के साथ भी व्यवहार किया जाना चाहिए। अन्य धर्मों और परंपराओं का भी आदर करना चाहिए। आप किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन अन्य धर्म का भी आप आदर करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इस तरह के संदेश उन्होंने अभिलेखों पर लिखवाए थे और जगह जगह पर उन्होंने इसको लगवाया था जिससे कि लोग उन्हें पढ़ें। हालांकि उस समय साक्षरता इतनी नहीं थी कि हर कोई पढ़ सके, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे अवश्य पढ़ते होंगे। क्या आपने कभी ये चिन्ह देखा है? आपके मन में आया होगा, बिल्कुल देखा है। आपने सिक्कों के ऊपर देखा होगा, नोट के ऊपर देखा होगा। जब कभी प्रधानमंत्री हमारे लाइव आते हैं टीवी पे, आपने उनकी कुर्सी के ऊपर देखा होगा, किसी सरकारी कागज़ के ऊपर देखा होगा। यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। यह कहाँ से लिया गया है आपको पता है?
ये अशोक ने बनवाया था, ये वहीं से लिया गया है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 4 मुंह है। ये एक्चुअली हमें यहाँ 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये 4 है। सामने 3 है और पीछे एक और होगा। इसी तरह से ये जो शेर हैं, ये इस बात का प्रतीक है, ये बुद्ध का प्रतीक है। और ये जो चक्र है, ये आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज में बीच में आता है। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान मिला है। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया कहा गया है। 24 तीलियां 24 गुणों को दर्शाती हैं। इसे 24 धर्म मार्ग भी कहा जा सकता है। सारनाथ में जो स्तंभ मिला है, इसके अलावा इलाहाबाद में भी मिला है, वैशाली, सांची, इन स्थानों पर ये मिले हैं। और जो सिंह का शीर्ष है, वो आज स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। हम यहाँ मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक बार मैप में देख लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। आप देख रहे हैं पूरब में यहाँ से लेके ये पूरा अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था, और ये पूरा भारत, थोड़ा सा क्षेत्र छोड़ के पूरा भारत इनके अंडर में था। तो इस तरह से ये इतना बड़ा राज्य था, इतना बड़ा साम्राज्य था, तो किस तरह से इसको संभाला जाता होगा, किस तरह से यहाँ पर प्रशासन चलता होगा। इसके लिए हम यहाँ पर एक और मानचित्र देखेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं कुछ ब्लू सर्कल्स बने हुए हैं। ये वो क्षेत्र थे जहाँ से प्रशासन चलाया जाता था। ये मुख्य क्षेत्र था मगध का, ये राजधानी थी यहाँ पर, और यहाँ से आसपास के सारे क्षेत्रों को कंट्रोल किया जाता था, बल्कि पूरे देश को कंट्रोल किया जाता था। जैसे आज की डेट में यहाँ दिल्ली से पूरे देश को कंट्रोल किया जाता है, बाकी राज्य अपना अपना देख लेते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी यही था कि ये जो क्षेत्र है, ये मुख्य राजधानी थी इसकी, और इसके अलावा यहाँ पर जो अलग अलग क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अन्य प्रांत थे जो बाकी क्षेत्रों पर नियंत्रण करते थे। ये वाला जो है ये उत्तरी भाग पर करता था, ये इसके मध्य भाग पर, ये दक्षिणी भाग पर, और ये इस क्षेत्र पर। इस तरह से ये सभी प्रांत मिलकर पूरे साम्राज्य को संभालते थे, यानी कि उसका प्रशासन चलाते थे। यहाँ पर देखिए, साम्राज्य का प्रशासन 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों से देखा जाता था। पहला पाटलिपुत्र, ये जो इसकी राजधानी थी, पटना में है अभी, और तक्षशिला जो उत्तर में है, जो मैंने आपको बताया तक्षशिला आपका पाकिस्तान में पड़ता है इस समय, तो वहाँ उत्तर वाले क्षेत्र को तक्षशिला से देखा जाता था। और उज्जैनी जो मध्य प्रदेश में है, जो हम पहले भी देख चुके हैं मध्य प्रदेश कहाँ पर है। और तोसाली यानी कि जो आज का उड़ीसा है, वो तोसली था। तो इस तरह से पूरब में वो देखता था। और जो दक्षिण है यानी कर्नाटक वाला जो भाग है, वो स्वर्णगिरी कहलाता था उस समय, और वो दक्षिणी क्षेत्र में आता था, वो दक्षिण के क्षेत्र को देखता था। तो इस तरह से 5 प्रमुख केंद्र थे, आप इन्हें याद कर लीजिएगा: पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। आपने अभी अभी मैप देखा था, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। अब आप बता सकते हैं ये क्या रहा होगा: पाटलिपुत्र, तोसली और स्वर्णगिरी, उज्जैनी और ये तक्षशिला। इतने बड़े साम्राज्य में सभी जगह पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए हैं। उत्कीर्ण किए गए हैं मतलब जब हम पत्थर के ऊपर कुछ खोद कर लिखते हैं तो उसे उत्कीर्ण करना कहते हैं। तो सभी जगह एक जैसे संदेश उत्कीर्ण कराए गए थे, क्योंकि एक ही साम्राज्य था। साम्राज्य के भूगोल में, यानी कि जो भौगोलिक क्षेत्र था वहाँ का, वो काफ़ी विभिन्न था। यानी कि आप समझ सकते हैं, देखिए जो
उत्तरी भाग है वहाँ पर पहाड़ हैं, और जो अन्य क्षेत्र हैं कुछ वहाँ पर जो है मैदानी इलाके हैं, और तटवर्ती क्षेत्र से मतलब है जो समुद्र तट हैं वो हैं। यानी कि जो भौगोलिक क्षेत्र हैं वो अलग अलग थे, लेकिन फिर भी ये शासन इन्होंने चलाया। तो इसका मतलब इन्होंने कुछ खास ही जो है अपने प्रशासन को चलाने के लिए टेक्निक अपनाई होगी, यानी कि बहुत ही सावधानीपूर्ण चलाया होगा। तो अतः संभव है कि प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण राजधानी का रहा होगा, और ये सभी बाकी केंद्रों के ऊपर भी उनका नियंत्रण रहता होगा। अब इन्होंने जो केंद्रों का चयन किया, हमने 5 केंद्रों के बारे में जाना, तो ये जो केंद्रों का चयन था, आप समझ सकते हैं कि देखिए पूरा जो उनका साम्राज्य था वो कवर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो इन केंद्रों को चुना होगा, बड़ी सावधानी से चुना होगा, जिससे कि उनको पूरा लाभ मिल सके और सारी सूचनाएं भी मिलती रहें और पूरी तरह से उनके नियंत्रण में रह सके। तो तक्षशिला देखिए, तक्षशिला और उज्जैनी ये दोनों लंबी दूरी के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थे। देखिए तक्षशिला, ये देखिए ये यहाँ पर है ना, और ये जो है लंबी दूरी के मार्ग थे, ये उज्जैनी और तक्षशिला, यानी कि ये दूर दूर तक व्यापार के लिए लोग जाते होंगे, तो इनको यहाँ से कर आसानी से मिल जाता होगा। तो इसलिए इन्हें लंबी दूरी के मार्गों पर भी इन्होंने कुछ प्रांतीय राजनीतिक केंद्र बनाए। स्वर्णगिरी यहाँ पर रहा होगा, तो ये स्वर्णगिरी का क्षेत्र है, यहाँ से सोना प्राप्त होगा। आपको मालूम है सोना एक महंगी धातु है, और महंगी धातु यदि किसी के पास होती है तो वह व्यक्ति समृद्ध होगा ही होगा। तो इस तरह से यहाँ से उन्हें सोना मिलता रहे, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर केंद्र स्थापित किया। इसी तरह से तोसली यहाँ पर था, जो कि तटवर्ती इलाकों को देख सके। ये जो साम्राज्य था, इसके संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि कई जगहों पर आप नदियों के द्वारा जा सकते हैं, लेकिन हर जगह जाना संभव नहीं है। तो इसलिए जो थल मार्ग थे यानी कि भूमि मार्ग थे, वहाँ से भी व्यापार होता होगा और लोग आते जाते होंगे। यात्रियों द्वारा लंबी यात्राएं की जाती थीं। जब हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था कि उनका व्यापार जो है वो दिलमुन और इतने दूर दूर तक हुआ करता था, ओमान तक हुआ करता था। तो अब तो ये बाद की बात है, 1,500-2 हज़ार साल बाद क्या इनके दूर दूर तक व्यापार नहीं होते होंगे? अवश्य होते होंगे। तो इनके लिए इन्होंने क्या व्यवस्था कर रखी थी? तो यात्री जो लंबी लंबी यात्राओं पर जाते थे, उनके खान पान और सुरक्षा की व्यवस्था भी इनके द्वारा दी जाती होगी, यानी कि बीच बीच में कहीं पर सराय जैसी जगह होती होंगी जहां इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती थी। जो सेना का प्रमुख कार्य था वो सुरक्षा प्रदान करना था, यानी कि वो लोग अपने राज्य की सुरक्षा के अलावा व्यापारियों की सुरक्षा भी करते होंगे। अब सेना का जो संचालन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र इनके पास था, इतनी सारी इसकी आपने देखा कि कितना बड़ा इनका बॉर्डर था, यानी कि एलओसी कह सकते हैं, है ना, यानी कि इनकी जो साम्राज्य की जो सीमाएं थीं वो बहुत बड़ी थीं। तो उसके लिए इनको ज़्यादा सेना की आवश्यकता पड़ती थी। उसके संचालन के लिए बहुत सारे जो है वो काम होते थे, उनको तनख्वाह देनी है, उसके लिए कर इकट्ठा करना होता था, वो राजा का काम था। लेकिन अब ये सेना का संचालन कैसे किया जाता था? एक समिति, यानी कि जो ओवरऑल इन सब के ऊपर नियंत्रण रखती थी, इनकी ज़रूरतों को पूरा करती थी, एक समिति थी। और उसके नीचे 6 समितियाँ, उप समितियाँ भी थीं, जिनमें से एक समिति थी जो यातायात और खान पान का संचालन करती थी। यातायात यानी कि ये जो सेनाएं हैं यदि कहीं पर जाएंगी तो ये किस तरह से इनका सामान वगैरह जाएगा, क्योंकि सेना अगर जा रही है तो केवल सेना ऐसे ही नहीं जाएगी ना, उसके साथ उनके हथियार भी होंगे, बारूद भी होगा, या जो भी उनके लड़ाई के सामान होते थे, या टेंट वगैरह होते थे जहां वो विश्राम करेंगे, उनके खाने पीने का इंतज़ाम होगा, उनकी ज़रूरत की बाकी सारी चीज़ें होंगी। वो ले जाने के लिए
एक समिति हुआ करती थी, यानी कि ये सभी का ख्याल रखती थी। नौसेना यानी कि जल में जो सेना काम करती है उसका नाम नौसेना होता है। तो एक समिति थी जो इस पूरी सेना का संचालन करती थी। उसके अलावा पैदल सैनिक भी होते थे, तो उनके लिए भी एक संचालन समिति थी, उप समिति थी। अश्वारोहियों के लिए भी, अश्व मतलब घोड़े, तो घोड़े वाली जो सेना होती थी उसके लिए एक उप समिति थी। इसी तरह से रथ भी हुआ करते थे। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे माइथोलॉजिकल सीरियल देखे हैं और उनमें आपने देखा होगा उसके अंदर पैदल भी होते हैं सैनिक, घोड़ों पे होते हैं, रथों पे भी होते हैं और हाथियों पर भी होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में कि जो अर्जुन थे उनके रथ के सारथी जो थे वो कृष्ण जी थे। इसी तरह से आपने देखा होगा हाथी भी युद्ध में शामिल हुआ करते थे। कुछ फिल्म वगैरह आपने अगर देखी होंगी तो ऐतिहासिक फिल्मों में दिखाया गया है कई बार। तो जो हाथी होते थे उनके लिए एक अलग उप समिति होती थी। यानी कि ये सारी जो समितियां थीं, आप समझ, इन्हें याद करना बड़ा आसान है। जिस जिस तरह की उस समय सेनाएं होती थी, 5 तो वही उप समितियां हो गई। पैदल भी होते थे यात्री, मतलब सैनिक, और जो जल सीमा होती थी उसकी सुरक्षा के लिए नौसेना हुआ करती थी, घोड़ों वाली सेना और रथों वाली सेना और हाथियों की सेना। हाथियों का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हाथी बहुत नुकसान पहुंचा सकते थे दूसरी सेना को। तो जिसके पास हाथी ज़्यादा होते थे उनकी जो सेना होती थी वो ज़्यादा मजबूत होती थी। इस तरह से इन सभी का यातायात का और खान पान का संचालन करने वाली भी एक उप समिति होती थी। यातायात और खान पान संचालन जो समिति थी वो उपकरण ढोने के लिए बैलगाड़ी वगैरह की व्यवस्था करना, यानी कि किस तरह से उनके जो हथियार वगैरह हैं वो जाएंगे। इसी तरह से सैनिकों के लिए भोजन चाहिए, उनके साथ जो जानवर यानी कि हाथी, घोड़े जो भी हैं, या फिर रथों वाले भी घोड़े होंगे, तो उन सभी जानवरों के लिए चारे की भी व्यवस्था करेगी ये। और सैनिकों की देखभाल के लिए और सेवक भी चाहिए। यदि कोई बीमार हो गया, किसी के चोट लग गई है, ज़ख्मी हो गया है, उनकी देखभाल के लिए सेवक चाहिए। इसी तरह से शिल्पकारों की भी नियुक्ति करते थे। जैसे कि शिल्पकार आपको मालूम है हाथों से चीज़ें बनाते हैं, यानी कि हथियार वगैरह बनाने के लिए। यदि हथियारों में कोई त्रुटि आ गई है तो उसको ठीक करने के लिए भी शिल्पकारों की ज़रूरत होती होगी। तो ये जो समिति थी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि ये होगी तभी इन सब को ठीक से रख पाएंगे वो। देखिए, प्रशासन से संबंधित भी सवाल आ जाता है, यानी कि प्रश्न आ जाता है, और कई बार सेना के संचालन से संबंधित भी सवाल आ जाता है, और कभी कभी सम्राट के अधिकारियों के कार्यों के बारे में भी सवाल आ जाता है। तो मेगस्थनीज की जो इंडिका है उसमें उसने सेना के बारे में भी लिखा है। उसी से हमें ज्ञात हुआ है कि जो सेना थी वो किस तरह की बनी हुई थी। इसी तरह से इन्होंने अधिकारियों के कार्य भी लिखे हैं। ये नदियों की देखरेख करते थे, यानी कि कितना पानी छोड़ा जाए, नदियों से नहरें बनाई गई थी, नहरों में कितना पानी जा रहा है, हर जगह समान रूप से जाए, इसकी देखभाल करने के लिए भी अधिकारी होते थे। अब भूमि मापन की, यानी कि भूमि आज भी मापी जाती है, आप जानते हैं, चाहे वो प्लॉट के लिए हो या खेतों के लिए। लेकिन उस समय खेतों के लिए जो ज़मीन होती थी, शायद ये इसी की बात हो रही है, तो भूमि मापन के लिए भी अधिकारी होते थे। नहरों से छोड़े गए पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते थे कि सभी जगह पर समान रूप से पानी जाए। इसी तरह से जो जंगल थे, उस समय जंगल अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, तो वहाँ के जो शिकारी होते थे उनका भी वो संचालन करते थे। उनके कामों पर भी ध्यान, यानी कि उनके ऊपर नज़र भी रखी जाती थी। यदि वो ठीक काम कर रहे तो, अच्छा काम कर रहे तो इनाम भी दिया जाता था। यदि उन्होंने गलत तरीके से या कानून को तोड़ा है तो उनको दंड भी दिया जाता था। इसी तरह से अधिकारियों का कार्य कर वसूलने का भी होता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट काम था, क्योंकि बहुत सारे काम सिर्फ कर से ही होते हैं, और आज भी यही होता है कि सरकार को अपना साम्राज्य चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो वह इस धन को कर से इकट्ठा करती है। तो उस समय भी कर वसूली का कार्य अधिकारी करते थे। भूमि से जुड़े सभी जो व्यवसाय होते थे उनका वो निरीक्षण करते थे।
यानी कि जितना काम हो रहा है उतना टैक्स मिल रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें भी उन्हीं की नज़रों में रहती होंगी। और जो लकड़हारे आप जानते हैं ना, जो जंगलों से लकड़ियाँ काट कर बेचते हैं, उस समय तो कोई गैस चूल्हे हुआ नहीं करते थे, कोई इलेक्ट्रिक स्टोव भी नहीं हुआ करते थे, तो सभी लोग लकड़ियों का ही इस्तेमाल करते थे जलाने के लिए भी। तो इस तरह से जो लकड़हारे होते थे, बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं, यानी कि फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, तो उस समय भी वो करते होंगे, चाहे वो चारपाई ही बनाते हों, कुछ भी बनाते हों, लेकिन वो करते थे काम। उन पर लोहार यानी कि जो लोहे की चीज़ें बनाते थे, वो खननकर्ताओं का निरीक्षण करते थे। खननकर्ता का मतलब है जो ज़मीन के अंदर खोद कर जो धातुएं वगैरह निकाली जाती हैं, उन्हें उन जगहों को खान कहते हैं। तो और उनमें जब खुदाई करके धातुएं निकाली जाती हैं तो उन्हें खनन कहा जाता है। तो जो खनन करने वाले लोग होते थे उनका भी निरीक्षण किया जाता था। सेना के लिए हाथी पकड़ना, ये देखिए एक अलग स्रोत है आपकी किताब में। तो जो सेना के लिए हाथी पकड़ना था, तो अर्थशास्त्र में एक जगह पर लिखा, आपको मालूम है अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखी हुई किताब है, तो उसमें हाथी पकड़ने के उपायों के बारे में लिखा गया है। आप किताब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। और जो यूनानी स्रोत हैं उनके अनुसार देखिए, जो इंडिका है वो मेगिस्थनीज ने लिखी है, वो यूनानी थे। तो उन्होंने उसमें लिखा है कि मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक थे, यानी कि 6 लाख उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या होती थी। उनके खर्चे के लिए बहुत धन जुटाना पड़ता होगा। तो हो सकता है कि ये अतिशयोक्तिपूर्ण हो। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया हो। और ऐसा कहा जाता है उसमें कि 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 उनके पास सेना में हाथी थे। बच्चों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए आगे हम तीसरे